Hey guys, this is AP. Welcome back to my official YouTube channel AP Sir English. फ्रेंड्स, हम लोग CHSL सीरीज़ 2020 डिस्कस कर रहे हैं और ये उसी सीरीज़ का छठा पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 5 अगस्त 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था 12 से 1 के बीच में। आप सभी देख पा रहे होंगे। दोस्तों, ये CHSL 2020 है और जो आप एग्ज़ाम देंगे वो 2021 का 2022 में देंगे। मई चल ही रहा है और इसी मई में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे पास जो टाइम बचा है बहुत ही कम टाइम बचा है। आपने अक्सर सुना होगा कई लोगों से कि एग्ज़ाम के जो 10 से 15 दिन पहले के जो टाइम होता है, जो दिन होते हैं, जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा जिस तारीख को, उससे 10 से 15 दिन पहले जो टाइम होता है उसे रिज़ल्ट ओरिएंटेड डेज़ कहा जाता है। क्यों रिज़ल्ट ओरिएंटेड डेज़ कहा जाता है? उसके पीछे रीज़न यही है कि इन दिनों के दौरान अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे से बढ़ा कर रखते हैं, बना कर रखते हैं, आप डिमोरलाइज नहीं होते हैं, आप हतोत्साहित नहीं होते हैं, तो आप यकीन करिए आप अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। और ये बात सही है, ये प्रूवन फैक्ट है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं कि अपना कॉन्फिडेंस आप बना के रखिएगा। आपने जो भी अब तक किया है वो आप सर्वोत्तम किए हैं, सबसे बढ़िया किए हैं। आपने जो पढ़ा है सबसे बढ़िया पढ़ा है। आप यकीन करिए इस चीज़ को लेकर। आप ये मत सोचिए कि मेरा ये छूट गया है, मैं नहीं कर पाऊंगा। नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिएगा एग्ज़ाम से पहले। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। हाँ, कोशिश करिएगा कि जो हमारे पास ये टाइम बचा है इसमें हम प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस करें। अगर आपका सिलेबस कोई छूट गया है तो आप कोशिश करिए उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब जो हमारे पास टाइम बचा है उसको कवर करने का नहीं है। जितना हमारे पास पढ़ा है हमने उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और प्रीवियस ईयर पर ज़रूर फोकस करिए। 4 या 5 सालों के अगर आपने सॉल्व कर लिए हैं तो उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए, और नहीं किए हैं तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लें। मैं तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम होने से पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करके आपको दे पाऊँ। तो उम्मीद मैं कोशिश यही करता हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मेरा वीडियो देखना क्यों आपके लिए उचित है या क्यों बेनिफिशियल है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं बताता हूँ, मैं क्वेश्चन तो बताता हूँ, उसका आंसर भी बताता हूँ, साथ ही साथ उससे रेलेवेंट जो पॉइंट होते हैं जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं वो मैं ज़रूर बताता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन 1 सॉल्व करूँगा, अभी देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप ज़रा यकीन करिए, देखिए कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे एग्ज़ाम में एरर पकड़ी जाती है, कैसे एग्ज़ाम में इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो कवर किया जाए। समझिएगा, मैं बताता रहूँगा ये सब बातें। तो सेंटेंस जैसे लिखा है, मैं फाइंड करना है। यहाँ पर एरर लिखा है द मंकीज स्विंग्ड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है द मंकीज स्विंग्ड ऑन द ब्रांचेस एंड जम्प्ड ओवर द कंपाउंड वॉल। ये सेंटेंस आया हमारे पास। अब हमें सेंटेंस में 2 जगह से एक पॉइंट नज़र आ गया। क्या पॉइंट नज़र आया? देखो, एक यहाँ से एक यहाँ से। ये नज़र आया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। दैट मीन्स जो हमारा टाइम है वो हमारा पास्ट का टाइम है, पास्ट एंड डिफरेंट टेंस से यूज किया गया है। पहला पॉइंट तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें एरर कहाँ है। स्विंग्ड ऑन दी ब्रांचेस एंड जम्प्ड ओवर। जम्प्ड के साथ ओवर लगा है, यानी छलांग मार कर निकल गए। ये तो बात बिल्कुल सही है, यानी इस पार्ट में तो कोई एरर नहीं है। ऑन दी ब्रांचेस एंड बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। अब जो एरर है वो हमारे पार्ट 1 में है, यानी स्विंग्ड जो वर्ब दे रखी है ये गलत तरीके से स्पेल्ड की गई है। इसकी जो फॉर्म्स होती हैं वो ज़रा समझिएगा। इसकी जो फॉर्म होती है, फिर से बता दे रहा हूँ, इसकी जो फॉर्म होती है SWING, इसे हम बोलते हैं बेस फॉर्म, है ना। और इसकी सेकेंड फॉर्म जो होती है SWUNG। अब ये बात याद रखिएगा मेरे बच्चों, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम होती है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, पॉइंट याद रखिएगा। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी स्वंग यूज होगा और पास्ट परफेक्ट या पैसिव वॉइस में भी स्वंग यूज होगा। ये बात याद रखिएगा। तो अब ये पॉइंट तो नज़र आ गया। अब दूसरा पॉइंट और समझ लीजिए। ये जो वर्ब है हमारी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों है। इंट्रांजिटिव कहने मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, ट्रांजिटिव कहने मतलब है ये ऑब्जेक्ट लेगी। अब ज़रा समझिएगा, क्योंकि इसकी मीनिंग होती है घूमना या घुमाना। अगर इसकी मीनिंग होगी घूमना तो ये इंट्रांजिटिव हो जाएगी, लेकिन अगर इसकी मीनिंग हो जाएगी घुमाना तो फिर ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। ये पॉइंट नज़र आ गया। अब तीसरा पॉइंट ज़रा समझ लीजिए। ये जो मैंने वर्ब की फॉर्म्स बताई हैं और स्पेल करके इनको बताया है, तो ये इर्रेगुलर वर्ब कही जाती है। क्या कही जाती है? इर्रेगुलर वर्ब कही जाती है। ये पॉइंट हमने बता दिए। ये सब बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर इंग्लिश में आप बारीकियाँ जानते हैं तो आप यकीन करिए आपका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है। आप क्वेश्चन और आंसर रटने से इंग्लिश कभी भी परफेक्शन नहीं ला पाएंगे। ये बात याद रखिएगा। जब तक आपको रीज़न नहीं पता होगा, वाई का आंसर नहीं पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तब तक आप समझिएगा कि इंग्लिश में आप परफेक्शन नहीं है। और अगर आप रूल बेस पे पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गर्त में जा रहे हैं। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में कोई रूल नहीं है।
इंग्लिश में रूल इसलिए नहीं क्योंकि ये कहीं से कॉपी नहीं की गई है। रूल तो वहाँ होते हैं जहाँ से कोई चीज़ कॉपी कर ली जाए, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉपी किया गया है तो उसमें रूल बना दिए गए हैं। बट ये कोई कॉपी नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं है, ये रूल नहीं है, यहाँ पर थॉट बेस्ड है और लॉजिकल बेस पे है। तो ज़रा समझिएगा इंग्लिश को अच्छे से। तो यहाँ पर जो एरर है हमारी किस में होनी चाहिए थी, स्विंग्ड में ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, स्वंग होना चाहिए था, सेकेंड फॉर्म वर्ब की। द मंकी स्वंग ऑन द ब्रांचेज एंड जम्प्ड ओवर द कंपाउंड वॉल, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर स्वंग ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज की गई है। तो एरर किस पार्ट में है, देखिए एरर जो है वो पार्ट नंबर 3 में है। द मंकीज स्विंग्ड ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मंकीज स्वंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है। व्हाट आर दी ऑप्शंस, क्या ऑप्शंस हैं अवेलेबल ऑफ मी फॉर अ चेंज ऑफ करियर। अगर मैं करियर में कोई बदलाव लाऊं तो उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, ये पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है, यानी ये पॉइंट पूछा जा रहा है। तो ज़रा समझिएगा। अब देखिए अवेलेबल के साथ यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ लगा रखा है जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर ऑप्शन है, अगर आपने सुन रखा होगा या पढ़ रखा होगा अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो प्रिपरेशन ऑफ जो है वो क्या क्या दिखाता है, याद रखिएगा। प्रिपरेशन ऑफ पोजीशन दिखाता है, प्रिपरेशन ऑफ आपका क्या दिखाता है, सिलेक्शन दिखाता है, प्रिपरेशन ऑफ आपका रिलेशन बताता है, ये सब बातें आपको बताता है। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर अवेलेबल के साथ ये मत कहिएगा कि अवेलेबल के साथ प्रिपरेशन टू आता है जो उन्होंने आंसर दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर अवेलेबल के साथ कोई भी प्रिपरेशन लग सकता है। जैसे मैं कहूँ कि ये जो प्रोडक्ट है इस मार्केट में या इस शॉप पर अवेलेबल नहीं है तो क्या बोल देंगे, इन दिस काउंटर, है ना, एट द मार्केट या इन द मार्केट, कुछ भी बोल देंगे। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन जो आते हैं फिक्स्ड नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। प्रेपोजिशन जो यूज किए जाते हैं वो सिचुएशन और सेंटेंस के मूड के अकॉर्डिंग चेंज किए जाते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट समझिए जरा, यहाँ पर टू क्यों ले रखा है, क्योंकि आपको बताया जाता है कि टू जो प्रेपोजिशन है इन जनरल ये प्रेपोजिशन ऑफ रेसिपिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेपोजिशन ऑफ रेसिपिएंट। कोई चीज़ जो रिसीव करता है उसके लिए प्रेपोजिशन टू लगती है, याद रखिए। जैसे मैं कहूँ कि आई विल गिव यू दिस गिफ्ट, नहीं ऐसे मैं बोलूँ आई विल गिव दिस गिफ्ट टू रोहन। अब देखो रोहन यहाँ पर रिसिपिएंट है तो मैंने वहाँ पर उसके पहले टू लगा दिया। टू जो टू होता है इन जनरल इसे प्रेपोजिशन ऑफ रेसिपिएंट कहा जाता है, इसलिए टू लगा दिया जाता है, याद रखिएगा। हालांकि और बहुत सारे मीनिंग है टू के, बट यहाँ पर इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो प्रेपोजिशन ऑफ रेसिपिएंट ऐसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल टू मी होना चाहिए यहाँ पर, यानी इसलिए इन्होंने आंसर जो दिया है वो बिल्कुल सही तरीके से दिया है। ऑप्शंस अवेलेबल टू मी, मेरे लिए जो क्या ऑप्शन हो सकते हैं अगर मैं कोई करियर में अपने बदलाव लाऊं तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ये बात कही जा रही है, क्या ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन जो लिखा था वो तो गलत है ही है, तो यहाँ पर जो लिखा था यानी कि नो सब्सटीट्यूशन जो है ये तो गलत हो गया। ऑप्शंस अवेलेबल ओवर मी, अरे ये तो बिल्कुल गलत हो गया, है ना। ऑप्शन अवेलेबल फ्रॉम मी, मुझसे, ये गलत हो गया बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। उम्मीद है सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है पैसिव वॉइस। लिखा है हैव यू सबमिटेड द पेपर्स एट द पोस्ट ऑफिस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो जो हमारा पैसिव बनेगा वो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब ज़रा समझिएगा, हैव यू सबमिटेड द पेपर्स एट द पोस्ट ऑफिस, पेपर्स प्लूरल है, ध्यान दीजिएगा, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो प्लूरल ही होगी, याद रखिएगा। तो हैव द पेपर्स बीन सबमिट, अगर यहाँ पर पहला ऑप्शन मैं देखूँ तो आपको पता है कि जो पैसिव फॉर्म होती है वो बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हैव लगा तो इसके साथ अब इसकी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, तो कैसे बनेगी यहाँ पर, हैव या हैज़ जो भी आएगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हैव आ रहा है तो मैं इसके साथ बता दे रहा हूँ आपको, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बिन, और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ये पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, तो देख लीजिए कहाँ पर है। तो अब ज़रा देखेंगे क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है हैव द पेपर्स बिन सबमिट। अब देखिए है पेपर्स दे रखा है तो है बिल्कुल सही है, बट बिन भी सही है, लेकिन बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थे जो कि नहीं है। सबमिट बेस फॉर्म दे रखी है, V1 फॉर्म दे रखी है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हैव बिल्कुल सही है, द पेपर्स बिन सबमिटेड बिल्कुल सही है, बाय यू एट द ऑफिस एट द पोस्ट ऑफिस, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। थर्ड क्यों गलत है, इन्होंने हैड बना दिया, पास्ट चेंज कर दिया, पास्ट परफेक्ट चेंज कर दिया, आपको टेंस नहीं बदलना है पैसिव है, इसमें याद रखिएगा। हैज़ इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया है, अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया है बिल्कुल बात सही है, बट यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यहाँ पर हैज़ ना होकर यहाँ पर हैव होना चाहिए था, तो ये एक तरीका है, गलत है ये भी। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करना है ईडियम। ईडियम बताना है यहाँ पर बटर फिंगर, अरे बात है,
बढ़िया बात है। बटर फिंगर्स मतलब जैसे कि आपके हाथों में कोई तेल या कोई ऐसी चिकनी जो हो, कोई लिक्विड हो, ऐसा हो जिसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई हो, तो वो लगा देने से आप कोई चीज़ पकड़ नहीं पाते हो। कोई भी चीज़ पकड़ोगे तो वो फिसल जाती है, उसे बोलते हैं बटर फिंगर्स। तो आपकी जो उंगलियों में बहुत ज़्यादा घी लगा हो तो कोई चीज़ आप पकड़ नहीं पाओगे, फिसल जाएंगी। इसका मतलब क्या होता है? तो मीनिंग समझ पाए होंगे आप, इसका मतलब क्या होता है बटर फिंगर्स का। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा हो। तो बटर फिंगर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, हाँ ना, टू बी क्लमजी जैसे बोल सकते हो आप, टू बी क्लमजी, है ना, टू बी क्लमजी, टू बी क्लमजी एंड ऑफन ड्रॉप्स, ऑफन ड्रॉप्स थिंग्स, है ना, ऑफन ड्रॉप्स थिंग्स, और एल्स फेल्स, है ना, टू कैच समथिंग। बिल्कुल समझ में आ गया होगा ना, कैच समथिंग, यानी कि जो आपकी चीज़ें अक्सर आपसे हाथ से गिर जाएं, पकड़ने में असफल हो जाएं आप, उसको बोलते हैं बटर फिंगर्स। क्या तुम्हारी बटर फिंगर्स हैं क्या? ऐसे बोलते नहीं, बोल देते हैं कभी कभी। तो फेल टू कीप होल्ड ऑफ थिंग्स, ये भी बोल सकते हैं। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? फेल टू कीप होल्ड, है ना, कीप होल्ड ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ पर अपनी पकड़ बनाने में असफल हो जाना, उसे बोलते हैं बटर फिंगर्स। तो क्या मीनिंग हो जाएगी, चलो देख लेते हैं। टू कुक वेल, अच्छा खाना बनाना, ये नहीं। टू बी वेरी इफिशिएंट, बहुत ज़्यादा कुशल होना, नहीं। टू लाइक रिच फूड, अच्छा रिच फूड पसंद करना, ये भी नहीं। क्या हो जाएगा? टू बी क्लमजी। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। 5th में फाइंड करना है सिनोनिम। सेलिएंट बहुत ही अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। सेलिएंट नेचर होता है, सेलिएंट फीचर्स होते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है सिनोनिम। सेलिएंट का मतलब क्या होता है, ज़रा मीनिंग बताइएगा। सेलिएंट का मतलब होता है मुख्य, जिसे बोलते हैं मुख्य, और ये एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। याद रखेंगे, हर एक वर्ड की मीनिंग जरूर पता होनी चाहिए आपको, और वो क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये भी पता होना चाहिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सेंटेंस की फ्रेमिंग पर, कि सेंटेंस में यूज कैसे किया गया है। बट कुछ वर्ड्स होते हैं जो बाय नेचर ही एडजेक्टिव हैं, जैसे सेलिएंट बाय नेचर एडजेक्टिव है, तो है ना। अब इसके एडजेक्टिव कुछ और सिनोनिम्स देख लेते हैं। सेलिएंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रभावकारी हो, बहुत ज़्यादा मुख्य हो, है ना, क्लियर हो, स्पष्ट हो। बोलते नहीं सेलिएंट फीचर हैं इस मोबाइल के। सेलिएंट फीचर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोटिसिएबल जैसे बोलते हैं। नोटिसिएबल की एक बात और याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में कई बार एरर में आई है, स्पेलिंग एरर में क्या कर देते हैं, यहाँ पर ई गायब कर देते हैं एग्ज़ाम में, और नोटिसेबल लिखा होता है, वो गलत याद रखिएगा, है ना। जो लिखा है बिल्कुल सही तरीके से लिखा है। मैं हर एक पॉइंट को बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं और ऐसे ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, ज़रा देख लेंगे। नोटिसिएबल होता है ना, सबसे पहले नोटिस को पूरा लिखिए, नोटिसिएबल, है ना, नोटिस पूरा मैंने लिखा और नोटिस एबल लगा दिया, है ना, नोटिसिएबल याद रखिएगा। ये हमारा इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसका मतलब होता है, सेलेंट का मतलब होता है मुख्य, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे बोल सकते हो, है ना, क्लियर जो हो। जैसे कि आपने वर्ड सुन रखा होगा कन्स्पिकुअस, बहुत ही बार पूछा गया है कन्स्पिकुअस, है ना, CUOUS, है ना, याद रखिएगा, CUOUS है, ये यू है। कन्स्पिकुअस ये कई बार है, यानी उल्लेखनीय, एकदम स्पष्ट। नोटवर्दी जिसे आपने वर्ड सुन रखा है, नोटवर्दी, नोटवर्दी आपने वर्ड सुन रखा होगा, है ना, नोटवर्दी वर्ड आपने सुन रखा होगा। नोटेबल आपने वर्ड सुन रखा होगा, नोटेबल हो गया, है ना, नोटेबल वर्ड आपने सुन रखा होगा। आपने इम्पॉर्टेंट वर्ड सुन रखा है ना, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट हो गया। आपने आपने इसेंशियल वर्ड सुन रखा है। इसेंशियल की स्पेलिंग पिछली बार पेपर में पूछी गई थी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर TIAL होता है और एग्जामिनर ने क्या कर दिया था, यहाँ पर एस लगा दिया था, है ना। तो इसेंशियल बिल्कुल, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण। रिमार्केबल आपने वर्ड सुन रखा होगा, रिमार्केबल, है ना, बहुत ही स्पष्ट है, उल्लेखनीय है, रिमार्केबल, रिमार्केबल हो गया, है ना। चीफ, प्रिंसिपल, ये सब बहुत ही बारीक वर्ड हैं, बहुत ही बेसिक वर्ड हैं, आपने सुन ही रखा होगा, है ना। चीफ हो गया, आपकी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया चीफ की। चीफ की स्पेलिंग क्या होना चाहिए, CHIEF होगा, है ना, चीफ। चीफ यानी मुख्य वाला, प्रिंसिपल वाला। प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, PRINCIPAL वाला, है ना, प्रिंसिपल, मुख्य। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सिनोनिम मैंने इसके बता दिया। सेलिएंट का सिनोनिम आपको क्या होगा, नोटिशिएबल होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। नेविगेबल मतलब कि जो चीज़ क्या बोलते हैं, नाव के जैसी हो, ऐसे वैसे चलती हो ना, टेढ़े मोड़े, वैसे बोलते हैं नेविगेबल, यानी रिलेटेड टू बोट्स जिसे बोलते हैं ना, नाव से संबंधित है। मरीन जानते हो, मरीन ड्राइव समुद्री से होता है। स्टडी क्या मतलब क्या होता है, स्टडी मतलब बहुत ही हष्ट पुष्ट, हट्टा कट्टा जिसे बोलते हो ना, एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसका मतलब होता है बहुत ही हट्टा कट्टा इंसान। हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग जैसे बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, है ना,
स्टेप बोलते हैं स्टर्डी, बहुत ही ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, मजबूत, हष्ट पुष्ट, स्टर्डी, इस टाइप से। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड करना है इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान दीजिएगा, लिखा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेड, क्या कहा भाई साहब ने, इट इज़ अ स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन। अच्छा, एक आदमी के लिए तो बहुत ही छोटा स्टेप है, बट अ जायंट लीप, एक बहुत बड़ी लीप, लीप समझते हो ना, एक बहुत बड़ा डग्गा, यानी बहुत बड़ा छलांग, बहुत बड़ी छलांग, फॉर अ मैन काइंड के लिए बहुत बड़ी ये जायंट लीप है। ध्यान दीजिएगा, जायंट लीप है ये मैन काइंड के लिए। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने कहा कि इट इज़ अ स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन बट अ जायंट लीप फॉर मैन काइंड। तो इसका हमें नरेशन बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो इट इज़ को इट वॉज कर देना है, ध्यान दीजिएगा, इट इज़ को इट वॉज कर देना है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या कर दिया है इन्होंने, देखो अब हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में होगा तो उसे पास्ट में कर दिया जाता है, बात याद रखिएगा। और कोई ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो है नहीं कि इसे चेंज नहीं करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो इट इज़ को इट वॉज कर देंगे, बात समझ में आएगा। तो देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेज, इन्होंने सेज कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब ही क्यों चेंज कर दिया, ये गलत हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेड दैट अ स्मॉल स्टेप फॉर मैन कैन बी, ये कहाँ से आ गया, ये गलत हो जाएगा, है ना। लिखा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेड दैट इट वॉज, बिल्कुल इट इज़ को इट वॉज बना दीजिए, अ स्मॉल स्टेप फॉर मैन बट अ जायंट लीप फॉर मैन काइंड, सॉरी, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैड सेड पास्ट परफेक्ट बना दिया, जो कि गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। लिखा है इफ द बॉक्स ब्रेकिंग, अच्छा ये यहाँ तक है, एक ये क्लॉज अलग है, ये हमारी मेन क्लॉज है, ये हमारी मेन क्लॉज है, और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी किस में है, मेन क्लॉज हमारी अगर फ्यूचर में होती है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी मेन क्लॉज है फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हमारी होगी वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होने के चांसेस हैं, ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट में होते हैं, याद रखिएगा। तो लिखा है इफ़ द बॉक्स ब्रेकिंग, ब्रेकिंग यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर सेंटेंस में यूज की गई है बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो आप समझिएगा या तो ये जीरंड होगी या प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी। यहाँ पर या तो ना ही ये जीरंड बन रही है और ना ही ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रही है, दैट मीन्स ये गलत तरीके से लिखी गई है यहाँ पर। तो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप अच्छे से रिवीजन करते रहें और अच्छे से समझते रहिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा क्या हो जाएगा। अब देखिए हमने बताया ना कि ये हमारा जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर में है, तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में होनी चाहिए। इफ़ द बॉक्स ब्रोक, ये सेकंड में है, गलत है, होना नहीं चाहिए था यहाँ पर। इसको लिखा है ऑप्शन नंबर सेकंड में इफ़ द बॉक्स ब्रेक्स, बिल्कुल सही, इफ़ द बॉक्स ब्रेक्स, ये बिल्कुल सही, बॉक्स सिंगुलर है, ब्रेक्स B1 फॉर्म में है, और B1 फॉर्म यानी कि इसके सिंगुलर फॉर्म में है, बिल्कुल सही पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। थर्ड में देख लेते हैं, इफ़ द बॉक्स ब्रेक, यानी बॉक्स सिंगुलर है तो यहाँ पर ब्रेक ना होकर ब्रेक्स होना चाहिए था, जो कि सेकंड में है, और आंसर हमारा वही हो गया है, तो ये गलत हो गया। नो सब्सटीट्यूशन, यानी जो लिखा है वो गलत है ही है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है वो गलत था। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए क्या होते हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड, इसमें 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, कौन कौन से होंगे। हालांकि यहाँ पर तो आपके लिए बड़ा आसान है क्योंकि ऑप्शन ग्रीन में है, वही आंसर है, बट क्या और इसके अलावा क्या पॉइंट हो सकते हैं वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर। ट्विंकल का मतलब क्या होता है। अब ट्विंकल के मतलब कई चीज़ें होती हैं, समझिएगा। ट्विंकल का मतलब एक तो होता है टिमटिमाना, है ना, और दूसरा जो अपनी आंखें टिमटिमाते हो आप ना, ऐसे पल के झपकाना, उसे भी बोलते हैं ट्विंकलिंग करना। तो ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना जिसे बोलते हैं। इसके अगर सिनोनिम की मैं बात करूँ तो ग्लिटर वर्ड आपने सुन रखा होगा, ग्लिटर, है ना, ग्लिटरिंग इसी से बना है गाना, एक सॉन्ग बना है, ग्लिटर है ये वर्ड, ध्यान दीजिएगा, ग्लिटर। एक और वर्ड मैं बता देता हूँ, ग्लीमर, आपने वर्ड सुन रखा है, ग्लीमर, डबल एम है, याद रखिएगा, ग्लीमर, है ना, ग्लीमर हो जाएगा। ये ट्विंकल के सिनोनिम में बता रहा हूँ, जिसका मतलब होता है टिमटिमाना या फिर पलके झपकाना। शिमर आपने वर्ड सुन रखा होगा, शिमर, है ना, ये सब इसी में भी डबल एम है, ध्यान दीजिएगा, शिमर होना चाहिए। तो ट्विंकल का मैंने मीनिंग बता दिया, ट्विंकल जैसे ग्लिटर मैंने बताया है, ग्लीमर बताया है, शिमर बताया है, शिमर, है ना, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे, जिसका मतलब होता है टिमटिमाना या फिर पलकें झपकाना बड़ी तेज़ी से, ट्विंकलिंग करना। तो ऑप्शन जो लिखा है वो हमारा ये बिल्कुल सही से लिखा गया है, इसमें कोई स्पेल्ड गलत तरीके से नहीं स्पेल्ड किया गया, सही तरीके से स्पेल्ड किया गया है। जो गलत तरीके से स्पेल्ड किया गया है वो रीडेबल लिखा है। तो रीडेबल की स्पेलिंग जो होती है सबसे पहले समझिएगा, इसे क्या बोलेंगे, इससे पहले आप रीड करिए, रीड लिखिए और रीड के साथ एबल लगा दीजिए, रीडेबल। अब ये तरीके सही तरीके से स्पेल्ड किया गया है। इसका मतलब है एबल टू बी रेड, इसका मतलब है एबल टू बी रेड, है ना, एबल टू बी रेड।
यानी जो पढ़ने में योग्य हो उसे बोलते हैं। अच्छा, जो चीज़ पढ़ने योग्य हो उसके लिए एक वन वर्ड आता है, आप बताइए ज़रा क्या होता है। एबल टू बी रेड के लिए वन वर्ड आता है, जो चीज़ पढ़ने में योग्य है उसके लिए क्या बोलते हैं, एक वर्ड आता है लेजिबल जिसे बोलते हो, आपने सुन रखा है लेजिबल, है ना। लेजिबल, लेजिबल का उल्टा इलेजिबल होता है। लेजिबल मतलब जो चीज़ पढ़ने योग्य हो, जो चीज़ आप पढ़ पाओ, और इलेजिबल जिसे आप ना पढ़ पाओ। तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट वन वर्ड में कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो एरर थी वो सेकंड पार्ट में थी, रीडेबल की स्पेलिंग गलत तरीके से स्पेल्ड की गई है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। विस्पर का मतलब क्या होता है, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, जो फुसफुसाते हैं ना लोग आपस में, कानाफूसी करते हैं। कानाफूसी करना बहुत ही आपने कॉमन वर्ड सुना होगा, कानाफूसी हो रही थी वहाँ पर। तो विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना या कानाफूसी करना। अगर इसकी स्पेलिंग अगर इसके मैं सिनोनिम की बात करूँ तो मरमर आपने वर्ड सुन रखा होगा, मरमरिंग करना, है ना, मरमरिंग, मरमर, है ना, मरमर इसका सिनोनिम हो जाएगा। मम्बल आपने वर्ड सुन रखा होगा, मम्बल, मम्बल हो गया। तो मम्बलिंग करना, मरमरिंग करना या फिर विस्परिंग करना, यह सब फुसफुसाना होता है, ध्यान दीजिएगा। सेक्लूडेड बिल्कुल सही तरीके से स्पेल्ड किया गया, इसका मतलब होता है एकांत, है ना, सेक्लूडेड, एकांत। तो बाकी ऑप्शन सारे सही हैं एक्सेप्ट 2, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन जो हमारा ये गलत था, यही हमारे फाइंड करना था। रीडेबल की स्पेलिंग गलत तरीके से स्पेल्ड की गई है, सही तो स्पेलिंग मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें अगेन हमारा एरर है, ध्यान दीजिएगा। एरर कैसे फाइंड की जाएगी, पढ़िए अच्छे तरीके से। लिखा है द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, फॉर परफॉर्म, ध्यान दीजिएगा, फॉर मैंने कहा व्हाट, फॉर परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। वेरियस ऐसा डिटर्मिनर है जो इसके बाद काउंटेबल नाउन आता है, याद रखिएगा, और प्लूरल में आएगा, क्योंकि वेरियस मैन, वेरियस बॉयज़, वेरियस गर्ल्स, एंड इस टाइप से असंख्य जिसे बोलते हैं, बहुत सारे। ऑफ द बॉडी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड, बहुत अच्छा सेंटेंस है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा एनर्जी है, सिंगुलर है, इसलिए इसकी वर्ब इज आई है, याद रखिएगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग होना चाहिए था यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको प्रेपोजिशन फॉर पता है, प्रेपोजिशन फॉर के साथ जो वर्ब अगर आ रही होगी, क्योंकि आपको पता है परफॉर्म जो है वर्ब है, इसके नाउन क्या होता है, परफॉर्मेंस इसका नाउन होता है। और ये जो वर्ब है आपको पता है फॉर प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो किस फॉर्म में आती है, आईएनजी फॉर्म में आती है। क्यों आईएनजी फॉर्म में आती है, उसका रीज़न मैं अपनी क्लास में बहुत तरीके से बताया है, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे जानते भी हैं इस बात को। तो प्रपोजिशन के बाद ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों आएगी, ये बात आपको पता है। अच्छा, एक तरीका तो ये था कि इस परफॉर्म को परफॉर्मिंग कर दें हम। दूसरा तरीका ये भी है कि हम इसे इन्फिनिटिव बना दें, इन्फिनिटी यानी कि नॉन फाइनाइट बना दें। नॉन फाइनाइट कहने मतलब है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव कहने मतलब है 2+b1, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, 2+b1 को इन्फिनिटिव कहा जाता है, फुल इन्फिनिटिव कुछ लोग इसे भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या रख दें, इस फॉर को हटाकर 2 रख दें, तो ये भी तरीका सही हो जाएगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी इज ऑब्टेन्ड, बट मेरे हिसाब से ध्यान दीजिएगा दोनों सही हो जाएंगे, चाहे फॉर परफॉर्मिंग लगाइए चाहे 2+b1 लगाइए, दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर एरर किस में है, फॉर परफॉर्म की जगह पर आप या तो करिए टू परफॉर्म या फिर करिए फॉर परफॉर्मिंग, समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। सो एरर किस में है, इस पार्ट में एरर है यहाँ पर, है ना, इसी पार्ट में। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये पैसिव वॉइस यूज की गई है, देखिए बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है ना। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड, बिल्कुल भोजन से प्राप्त की जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड करना है, फिलर की बात की जा रही है। द फर्स्ट वैन वॉज सेंट, जो पहली वैन थी वो भेजी गई थी। द फर्स्ट वैन वॉज सेंट एज आ, ध्यान दीजिएगा, एज अ टू मिसलीड द थग्स। मिसलीड मतलब गुमराह करने के लिए। यहाँ से हमें पॉइंट नज़र आ गया, यहाँ से हम ऑप्शन पकड़ पाएंगे, यहीं से सब कुछ हो पाएगा आपका, क्योंकि द फर्स्ट वैन वॉज सेंट एज आ टू मिसलीड द ठग्स। ठग्स यानी कि जो रफियंस हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा, उनको मिसलीड करने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए पहली वैन भेजी गई थी। कैसे भेजी गई थी, ध्यान दीजिएगा। परसुएशन का मतलब होता है किसी को मनाना, राज़ी करना, आप वर्ड सुन रखे होंगे। परसुएशन का मतलब होता है ना, एन एक्ट ऑफ परसुएडिंग समबडी, एन एक्ट ऑफ परसुएडिंग समबडी, किसी को मनाना, राजी करना। डिटर्मिनेशन यानी किसी का मतलब दृढ़ संकल्प होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एज अ कुछ मीनिंग नहीं आ रहा है। टेम्पटेशन लालच होता है, लालच समझते हो, लालच चिकना, जैसे टेम्पटेशन फीलिंग टाइप का होता है ना, तो उससे टेम्पटेशन होती है, लालच होती है। तो इसका यहाँ से कोई रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर वैन से रिलेटेड कोई नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट वैन वॉज सेंट एज अ डिकॉय, डिकॉय समझिएगा, ये डिकॉय ही यहाँ पर होगा। क्यों, क्योंकि डिकॉय का मतलब होता है, आपने सुन रखा होगा, इसका मतलब होता है टू लुयर समबडी,
ये वर्ब भी है, नाउन भी है। यहाँ पर नाउन की तरह यूज होगा क्योंकि आर्टिकल ए लगा है, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल ए लगा है इसके लिए, और आर्टिकल ए के बाद आपको पता है नाउन आता है, तो यहाँ पर ये नाउन है। डिकॉय का मतलब जैसे आपने सुन रखा होगा, बहुत ही आसान वर्ड है। जैसे हम लोग सुन रहे होंगे, बचपन में पढ़ते आ रहे होंगे कि कबूतरों को पकड़ने के लिए या फिर जो शिकारी होते हैं ना, वो कोई जाल बिछाते देते, है ना, कुछ भी डाल देते थे, उसे डिकॉय करना बोलते थे ना। यानी कोई ऐसी चीज़ जाल के रूप में डाल देना जिससे लोग फंस जाएं, गुमराह हो जाएं, कोई चीज़ गुमराह करने के लिए कोई चीज़ यूज करना। तो वो ध्यान दीजिएगा, जो पहली वैन थी वो गुमराह करने के लिए यूज की गई थी, यानी डिकॉय करने के लिए यूज की गई थी, भेजी गई थी, किसको मिसलीड करने के लिए, ठग्स को मिसलीड करने के लिए। तो ये बड़ा ही अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। डिकॉय मतलब क्या हो जाएगा, किसी को अपने जाल में फंसाना, उसे डिकॉय बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ ऐसा करना जो कि मिसलीड हो जाए, तो डिकॉय उसे बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में फाइंड करना है, ईडियम की बात कर रहा है, लार्ज हार्टेड। लार्ज हार्टेड का मतलब होता है बड़े दिल वाला, जिसे बोलते हैं ना, बहुत ही ओपन हार्टेड जिसे बोलते हैं ना, खुले विचार वाला। और इसे आप बोल सकते हैं जनरस इंसान, बहुत ही जनरस इंसान है ना, ध्यान दीजिएगा। काइंड हार्टेड जिसे बोल सकते हैं आप। तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा, लार्ज हार्टेड मतलब कि बहुत ही ना सिंपैथेटिक एंड जनरस इंसान, बहुत ही सिंपैथेटिक एंड जनरस इंसान उसे बोल सकते हैं लार्ज हार्टेड। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। करप्ट नहीं होगा। लार्ज हार्टेड का मतलब ओवरवेट से कहीं नहीं होता है कि बहुत बड़ा दरिया दिल इंसान है तो ओवरवेट हो जाएगा, बहुत मोटा हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना कुछ है मीनिंग। करप्ट यानी करप्ट थोड़ा ना होगा। अनहेल्दी, अनहेल्दी भी ऐसा कोई मीनिंग नहीं है इसका। लार्ज हार्टेड का मतलब होता है बहुत बड़ा दरिया दिल इंसान, है ना, बहुत बड़े दिल वाला। सिंपैथेटिक एंड जनरस इंसान, बहुत ही, है ना, जनरॉसिटी शो करने वाला उस टाइप से। तो जनरस होना बहुत ही अच्छी बात है, याद रखिएगा। तो लार्ज हार्टेड का मतलब है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड करना है हमें एंटेनम। एंटेनम किसका, कंपेल का। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना किसी को। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना किसी को। कंपेल का मतलब है मजबूर करना किसी को, है ना। तो यहाँ पर ये वर्ब की तरह यूज की गई है, याद रखिएगा, क्योंकि इसका नाउन बना है, आपने सुन रखा होगा, इसी से नाउन बना है कंपल्सन या फिर कंपल्सरी। आपने वर्ड सुन रखा है ना, कंपल्सरी, कंपल्सरी, ये कंपल्सरी है ना, कंपल्सरी इसका नाउन हो गया। या फिर कंपल्सन, आपने वर्ड सुन रखा होगा, इसी से बना है ना, कंपल्सन, कंपल्सन हो गया। तो ये मैंने वर्ड बता दिए इसके। अब बाकी इसका सिनोनिम में फाइंड करना है। कंपल मतलब किसी को मजबूर करना कुछ करने के लिए, जोर ज़बरदस्ती करना, दबाव डालना कि तुम ऐसा करो, है ना, तुम ऐसा करो, उस टाइप से कंपेल करना उसे बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स समवन, किसी को फोर्स करना, कंपेल करना। एक ईडियम आता है, पुट द स्क्रूज, SCREWS ऑन, पुट द स्क्रूज ऑन, इसे बोलते हैं कंपेल करना, किसी को मजबूर करना। इनफोर्स, आपने वर्ड सुन रखा होगा, इसी का सिनोनिम हो जाएगा। प्रेशर डालना किसी पर, सिनोनिम हो जाएगा। कोर्स, आपने वर्ड सुन रखा होगा, इसी का सिनोनिम हो जाएगा। कोर्स करना, मजबूर करना किसी को। इम्पेल करना भी आपने वर्ड सुन रखा होगा, है ना, इम्पेल करना, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और भी वर्ड हैं, सुन लीजिए, जैसे कि ब्राउबीट, आपने सुन रखा होगा, ब्राउबीट धौंस जमाना, है ना, धौंस जमा कर कोई काम करवाना, ब्राउबीट करना। ब्राउबीट वर्ड आपने सुन रखा है ना, ब्राउबीट, ब्राउबीट हो गया आपका। इंटीमिडेट, सॉरी, इंटीमिडेट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ट्विस्ट वंस आर्म्स, ये आपने पढ़ रखा होगा, पढ़ क्या, ये तो सभी लोग झेले भी हैं, फेस किए हैं। ट्विस्ट वंस आर्म्स, है ना, अब किसी के हाथ को मरोड़ देते थे ना, ऐसे तुम करो, मरोड़ देते थे एकदम, तुमको करना पड़ेगा, उस टाइप से। तो ये वहीं से ईडियम बन गया, देखो, है ना, ट्विस्ट वंस आर्म्स, है ना। ये हमारे मीनिंग हो जाएंगे। तो हमें यहाँ फाइंड करना था एंटोनिम। अब डिसुएड का मतलब होता है ना करना, है ना, किसी को मना कर, मतलब किसी को मजबूर करना कि तुम करो। और डिसुएड का मतलब होता है किसी को कहना कि ना करना। तो एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे, कितना आसान है। तो डिसुएड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। डिसुएड का मतलब है टू परसुएड समबडी नॉट टू डू समथिंग। फिर से समझ लीजिएगा, डिसुएड का मतलब है टू परसुएड समबडी नॉट टू डू समथिंग। तो डिसुएड इज गोइंग टू बी एंटोनिम ऑफ कंपेल वर्ड। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एंटोनिम है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव होता है, ध्यान दीजिएगा। किसी पॉलिटिकल लीडर का, किसी मंत्री का, किसी ऑफिसर का प्रभाव होता है ना, उसे इन्फ्लुएंस बोलते हैं, उसने अपना इन्फ्लुएंस लगा दिया, है ना। इंड्यूस का मतलब होता है ना, इंड्यूसिंग पिल होती हैं, ध्यान दीजिएगा। इंड्यूसिंग पिल्स मतलब कि जो नींद लाने वाली पिल्स होती हैं, है ना, जो आपके नींद ला दें, उसे इंड्यूसिंग पिल कहा जाता है। परसुएट का मतलब होता है किसी को मनाना कुछ करने के लिए, है ना, राज़ी करना किसी को कुछ
करने के लिए। तो ये बात याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड करना है एंटेनम हमें नेब। नेब का मतलब होता है नौसुखिया जिसे बोलते हो आप। क्या बोलेंगे? नौसुखिया। नौसुखिया मतलब कि जो बहुत ही नया हो इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में बिल्कुल नया हो, है ना, बहुत ही इमैच्योर हो, है ना, ध्यान दीजिएगा, इमैच्योर हो, बिल्कुल आप बोल सकते हो उसे, बिल्कुल नया हो, उसको कुछ ज़्यादा जानकारी ना हो, इनोसेंट टाइप का हो एकदम, है ना, क्या हो जाएगा? इनोसेंट टाइप का, इनोसेंट टाइप का हो, बिल्कुल नया हो, बिल्कुल सिंपल हो, है ना, इस टाइप से, बिल्कुल आर्टलेस हो। क्या बोलेंगे? आर्टलेस है, आर्टलेस हो एकदम, मतलब उसको कोई ज़्यादा कला नहीं हो उसके अंदर, इस टाइप से। अनसफिस्टिकेटेड, यानी सफिस्टिकेटेड इज गोइंग टू बी एंटोनिम ऑफ नेब, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनसफिस्टिकेटेड, याद रखिएगा, अनसफिस्टिकेटेड नेब का सिनोनिम हो जाएगा। सफिस्टिकेटेड मतलब होता है तेज तर्रार। अच्छा, सफिस्टिकेटेड इंसान के लिए भी लगा सकते हैं, सफिस्टिकेटेड हम किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए भी लगा सकते हैं, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बड़ा ही तेज़ धार में तेज़ है तो सफिस्टिकेटेड लगा सकते हैं उसे, ध्यान दीजिएगा, सफिस्टिकेटेड, तेज़ तर्रार, इस टाइप से तेज़। तो तेज़ नहीं, यहाँ पर तेज़ इज गोइंग टू बी एंटोनिम ऑफ, यानी सफिस्टिकेटेड इज गोइंग टू बी एंटोनिम ऑफ नेव। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अनसस्पिशियस का मतलब क्या होता है? जिस पे संदेह ना किया जा सके, है ना, उसे बोलते हैं। सस्पिशियस का मतलब होता है जिस पे संदेह किया जा सके, और अनसस्पिशियस का मतलब है जिस पे संदेह ना किया जा सके। सिंपल इसका सिनोनिम हो जाएगा, इमेच्योर भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, किसका? नेव का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड करना है हमें सिनोनिम। अपैथेटिक। अपैथेटिक मतलब कि जो बिल्कुल नीरस हो, उदासीन हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उस पर, क्या सोसाइटी में क्या चल रहा है, आसपास में क्या चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे बोलते हैं अपैथेटिक, याद रखिएगा, है ना। अपैथेटिक यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर इसका मतलब उदासीन, इनडिफरेंट, हमें सिनोनिम फाइंड करना था, तो इनडिफरेंट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ऐसे बोलते हैं ना, इनडिफरेंट है, अनकंसर्न्ड है, कोई चिंता नहीं है, कोई संबंधित किसी से नहीं है, अनकंसर्न्ड है ना, अनकंसर्न्ड है एकदम, अनकंसर्न्ड है, अनकंसर्न्ड है एकदम। अनमूव्ड है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अनमूव्ड, अनमूव्ड है ना, अनमूव्ड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता है, एकदम नीरस है, नीरसता है, एकदम उदासीन है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। इर्रेगुलर मतलब अनियमित नहीं है, ऐसा तो नहीं, यहाँ पर इसका सिनोनिम नहीं होगा, अनियमित नहीं। इंडिफरेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। इररेलेवेंट जो असंबंधित हो, है ना, बोलते हैं ना, इररेलेवेंट है, असंबंधित है। इंस्टैंटेनियस मतलब तत्काल, जैसे बोलते हैं ना, तत्कालिक जैसे बोलते हैं, इंस्टैंटेनियस एकदम तत्काल में, उसे इंस्टैंटेनियस बोलते हैं। तत्काल, जैसे कोई पिल लो तुरंत तत्काल प्रभाव डालती है, तो उसे बोलते हैं इंस्टैंटेनियस इफेक्ट, है ना। तो इंस्टैंटेनियस मतलब तत्कालिक जैसे एकदम बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड करना है हमें वन वर्ड। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स, वो इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है, क्या मेजर करता है? इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंचाई, एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, लैंड सरफेस की एल्टीट्यूड, यानी लैंड सरफेस की जो ऊंचाई को मेजर करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे अल्टीमीटर बोलते हैं। आपने पढ़ रखा होगा कई बार, है ना। एल्टीट्यूड का मतलब होता है समुद्र तल से ऊंचाई मापने का यंत्र, उसे बोलते हैं ना। तो अल्टीमीटर को क्या बोलेंगे? समुद्र तल से ऊंचाई मापने का यंत्र। आपने देखे होंगे, कभी ट्रेन से सफ़र किए होंगे, वहाँ पर लिखा होता है समुद्र तल से इतनी उतनी एबव, वहाँ पर लिखा होता है, तो उसे अल्टीमीटर बोलेंगे, याद रखिएगा। बाकी ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर जो है वो एयर प्रेशर को नापने का काम करता है, जिसे वायु दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायु दाबी मापी, वायु दाबी मापी, हाँ इसे कुछ ऐसे बोलते हैं। या फिर एयर प्रेशर को मापने वाला जो पैरामीटर होता है, जो यंत्र होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे बैरोमीटर बोलते हैं, याद रखिएगा। क्रोनोमीटर क्या होता है? क्रोनो वर्ड्स रिलेटेड बना है किससे? टाइम से, है ना। क्रोनो मतलब होता है ना, क्रोनोलॉजी से बने हैं ना, टाइम से। तो क्रोनोमीटर का मतलब जो टाइम को मेज़र करे, सही सही एग्जैक्टली। अच्छा, ये क्रोनोमीटर लगे होते हैं हर जगह। क्रोनोमीटर मतलब कि टाइम को मेज़र कर लेगा, चाहे वो कोई भी जो प्रोडक्ट है, या जो कोई जो प्रोजेक्ट है, या जो कोई ऐसी चीज़ है, जो चाहे वो मोशन में हो और चाहे वो किसी भी टेम्परेचर में हो, किसी भी टेम्परेचर में वो सही टाइम फाइंड कर लेगा क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर जो है टाइम को मेज़र करता है, याद रखिएगा। अल्टीमीटर यानी ऑप्शन का थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। थर्मामीटर समझते हो? थर्मामीटर जो टेम्परेचर को मेज़र करता है उसे बोलते हैं थर्मामीटर। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से फाइंड करना है। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड आप समझिएगा, जो आपकी मनोवृत्ति होती है, द वे ऑफ थिंकिंग, उसे बोलते हैं एटीट्यूड। द वे ऑफ थिंकिंग उसे बोलते हैं एटीट्यूड, द वे ऑफ थिंकिंग, है ना, द वे ऑफ थिंकिंग
उसे क्या बोलेंगे, एटीट्यूड बोलेंगे। बिल्कुल सही तरीके से स्पेल्ड किया गया है, कोई एरर नहीं है। अल्टीट्यूड अभी मैंने बता ही दिया, अल्टीट्यूड जो ऊंचाई मेजर को माप करने के लिए जाता है ना, तो उसे बोलते हैं अल्टीट्यूड। बिल्कुल सही तरीके से स्पेल्ड किया गया है। देखिए ये तो मैंने वहीं से बता दिया ना कि पिछला इससे पहले क्वेश्चन में आया भी है, वहीं से देख लीजिए आपका अल्टीट्यूड आ गया। अट्रैक्टिव की स्पेलिंग गलत तरीके से लिखी गई है। देखिए कितना आसान वर्ड है, बट थोड़ा सा लॉजिकल हो सकता है। अट्रैक्टिव में ATTRA होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो ए लगा रखा है इन्होंने, ये गलत है। ATTRACTIV होता है, देखिएगा, है ना। अट्रैक्टिव कितना आसान वर्ड है, फिर भी इसको एग्जाम में पूछा गया है। तो अट्रैक्टिव की स्पेलिंग गलत तरीके से स्पेल्ड की गई थी, है ना। एप्टीट्यूड बिल्कुल सही तरीके से स्पेल्ड किया गया है। इसका मतलब होता है द नेचुरल एबिलिटी, है ना, टू डू समथिंग, एप्टीट्यूड बोलते हैं उसे। तो अट्रैक्टिव की स्पेलिंग गलत तरीके से स्पेल्ड की गई थी। यहाँ पर जो ए लिखा है वो सुपरफ्लुअस है, यहाँ पर ATTRACTIVE होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 17 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगेन हमारा है। अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट, उसे क्या बोलते हैं, उसे अरीना बोलते हैं। अखाड़ा, यानी जहाँ पर बोलते हैं ना, जहाँ पर अखाड़ा लड़ा जाता है, उसे बोलते हैं अरीना। क्या बोलेंगे, अरीना बोलेंगे। स्टेडियम क्या होता है जानते हो, जहाँ पर कोई चीज़ खेल खेला जाता है उसे बोलते हैं स्टेडियम, प्लेग्राउंड जिसे बोलते हैं। साइट जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है उसे बोलते हैं जगह विशेष के लिए, स्थान विशेष के लिए कंस्ट्रक्शन साइट। फ्लोर क्या होता है, फ्लोर आपकी छत भी होती है, मंच भी होता है। सो अरीना इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा जंबल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। जंबल क्वेश्चन करने के तरीके मैंने बता दिया आपको। 4 ऑप्शन में एक ऐसा स्टेटमेंट फाइंड करना होगा जो स्टैंड अलोन सेंटेंस होगा, यानी पूरे पैसेज को इनिशिएट कर रहा होगा। अच्छे से पढ़ेंगे चारों ऑप्शन, वहाँ से हमें फाइंड कर लेंगे। लिखा है गेम्स इन्वॉल्व्ड ग्लेडिएटर्स, गेम्स इन्वॉल्व्ड ग्लेडिएटर्स फाइटिंग वाइल्ड एनिमल्स और ईच अदर। ये तो पॉइंट कुछ ऐसा ना तो इंट्रोडक्शन दे रहा है ना कोई आगे बात बढ़ा रहा है। देखिए क्या होता है। अगला लिखा है इनसाइड tired sitting encircled the arena where animals were caged and stage sets prepared। बी से कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है, सी देखते हैं। inaugurated in AD 80 the 50,000 seat Colosseum is also known as Flavian Amphitheater। बड़ा अच्छा वर्ड दे रखा है यहाँ पर। रोम्स ग्रेट ग्लैडिएटर एरिना इज़ द मोस्ट, देखिए मिल गया आपको। हम ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। डी से इनिशिएट होगा, याद रखिएगा। डी के बाद तुरंत सी आएगा, क्योंकि ये बात इसकी बात की जा रही है कि ये कब इनॉग्रेट किया गया। तो डी सी इज़ गोइंग टू बी अ पेयर। डी सी किस में पेयर है, देख लीजिए। डी से इनिशिएट होगा और डी सी पेयर बनेगा। ए से इनिशिएट नहीं होगा, बी से इनिशिएट नहीं होगा, डी सी पेयर बनेगा और डी से इनिशिएट होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। पेयरिंग करना बहुत ही आसान है, याद रखिएगा, और आप इसे मैच करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैंने ये सीरीज़ चलाई अपनी क्लास में कि कैसे क्विक सॉल्व किया जाए, क्योंकि यहाँ तो आसान है, हमारे पास प्री में तो 1 ही 2 क्वेश्चन आते हैं, बट मेंस में 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 12, 13, 14 ऐसे आ जाते हैं। सीजीएल मेंस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, और कभी कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो डिपेंड करता है कैसे आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमें फाइंड करना है यहाँ पर फिलर की बात की जा रही है। अब माइक्रो मैनेजर फ्रिक्वेंटली डिमांड्स, माइक्रो मैनेजर मतलब जो छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देने वाला इंसान, माइक्रो मैनेजर फ्रिक्वेंटली डिमांड्स रिपोर्ट्स एंड अपडेट्स। अच्छा, मतलब फ्रिक्वेंटली मतलब ना बहुत ही एकदम रेगुलर इंटरवल पर वो डिमांड करता रहता है। क्या डिमांड करता रहता है, रिपोर्ट्स एंड अपडेट्स, रिपोर्ट्स और अपडेट्स की डिमांड करता रहता है। क्या चीज़ है, लिविंग लिटिल रूम, मतलब कोई कसर ना छोड़ते हुए फॉर सबॉर्डिनेट्स जो उनके नीचे वाले कर्मचारी हैं उनके लिए, टू टेक डैश ऑन देयर ओन। बहुत सही बात है। तो कितना अच्छा सेंटेंस है ये, मीनिंगफुल सेंटेंस है। टेक रिजल्ट्स नहीं होता है, टेक रिजल्ट्स तो कुछ भी नहीं है। टेक डिक्रीज और टेक वर्डिक्स, वर्डिक्ट तो लीगल वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं होगा। वर्डिक्ट का मतलब होता है जैसे आप बोल सकते हो कोई न्याय, तो लीगल वर्ड है। डिक्रीज मतलब एक एन ऑफिशियल ऑर्डर होता है, क्या बोलेंगे, स्पेशल रूल होता है, कोई ऑफिशियल ऑर्डर कोई संबंधित अधिकारी जो दे उसे डिक्री बोलते हैं, याद रखिएगा। तो डिक्री नहीं, बेसिकली यहाँ पर डिसीजन ही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर लिखा है यहाँ पर फर्स्ट, यही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अ माइक्रो मैनेजर फ्रिक्वेंटली डिमांड्स रिपोर्ट्स एंड अपडेट्स लिविंग लिटिल, ध्यान दीजिएगा, लिटिल दे रखा है यहाँ पर, नेगेटिव ना के बराबर, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, है ना, ऑलमोस्ट नथिंग, नेग्लिजिबल, यानी ना के बराबर। रूम मतलब यहाँ पर कोई रूम नहीं है, यहाँ पर रूम का मतलब है कोई जरा सी कसर ना छोड़ना, है ना, कोई कसर ना छोड़ना सबॉर्डिनेट के लिए, कि वो अपना डिसीजन ले पाएँ, खुद ले पाएँ।
टेक डिसीजन ऑन देयर ओन, खुद अपने दम पर डिसीजन लें। माइक्रो मैनेजर फ्रिक्वेंटली डिमांड्स रिपोर्ट्स एंड अपडेट्स, लिविंग लिटिल रूम, ध्यान दीजिएगा, लिविंग लिटिल रूम, ना के बराबर, कोई कसर ना छोड़ते हुए, फॉर सबॉर्डिनेट के लिए टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा अगेन हमारा जम्बल है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है पहला ऑप्शन, जो मैंने तरीके बताए हैं वो ऊपर, उस पर फोकस करिएगा। ड्यू टू दिस, किससे, ड्यू टू दिस आ गया तो पहले ही जैसे मैंने कहा ड्यू टू दिस, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ड्यू टू दिस किससे, ड्यू टू दिस किससे, दिस किसके लिए आया है, दिस ये जो हमारा प्रोनाउन है ये किसके लिए आया है, तो ये किसी न किसी को इंडिकेट कर रहा है, और वो जिसको इंडिकेट कर रहा है उसको पहले आना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन देखते हैं। फर्दर मोर भी नहीं आता, आपको पता होना चाहिए कि जैसे कुछ वर्ड आ जाए, ऑल्सो आ जाए, टू आ जाए, फर्दर मोर आ जाए, या है ना इस टाइप से, तो ये सेंटेंस कभी इनिशिएट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। तो ए से भी ख़त्म कर दिया हमने, और बी से तो कोई है ही नहीं, तो ए से तो ऑप्शन ख़त्म हो गए। सी से देख लीजिए, वी नो दैट सीजन्स आर कॉज्ड बाय द अर्थ हैविंग अ स्लाइट टिल्ट, टिल्ट समझते हो ना, हल्का तिरछा होना ऐसे बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम इस इनिशिएट जो करेंगे सी से इनिशिएट करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं, सीजन्स आर कॉज्ड बाय द अर्थ, यानी कि जो ऋतु परिवर्तन होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, जो पृथ्वी में हल्का टिल्ट है, झुकाव है, उसकी वजह से अपनी एक्सिस पर, जो पृथ्वी अपने एक्सिस पर हल्का सा झुकाव लिए हुए है, उसी की वजह से ये सीजन्स होते हैं, ये ऋतुएँ होती हैं, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या लिखा है, ड्यू टू दिस, अब इसकी वजह से, ड्यू टू दिस टिल्ट है, यानी सॉरी यहाँ पर जो मैंने बोला था दिस, ये दिस एक्चुअल में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, टिल्ट नाउन है। तो ड्यू टू दिस टिल्ट, कौन सी टिल्ट, ये जो स्लाइड टिल्ट है इसकी वजह से, यानी कि देखिए सी के बाद ए आना चाहिए, कितना अच्छा आसान है, मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको, सी के बाद ए आना चाहिए, सी से स्टार्ट करेंगे, सी के बाद ए आएगा, सब खत्म हो गए थे पहले ही, आपके पास ऑप्शन फोर्थ बचा, आंसर हो जाएगा CADB। आपके पास टाइम है तो मैच कर लीजिए, अदरवाइज आप बढ़ जाइए और 100% आप सही हैं। तो ये तरीके होते हैं एग्ज़ाम में टाइम बचाने के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा जो है वो क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट करने के पहले आपको पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना होता है, रीड आउट कर लेना है एक बार, है ना, रीड कर लेना होता है एक बार। क्या डिफरेंस होता है रीड करना और रीड आउट करना? रीड करना मतलब पढ़ना, मन में पढ़ना, और रीड आउट का मतलब होता है बोल बोल कर पढ़ना। तो आप कैसे भी कर सकते हो, हालांकि एग्जाम में बोल बोल कर तो नहीं पढ़ पाओगे, अपने मन में पढ़ लीजिएगा एक बार पैसेज को, और फिर आप देखिएगा पैसेज पढ़ने से क्या फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि टोन मिल जाती है, टेंस मिल जाता है हमें, और ऑप्शन कभी कभी मिल जाते हैं कि पॉजिटिव ऑप्शन आ रहे हैं या नेगेटिव ऑप्शन आ रहे हैं। तो लिखा है इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जनरेशन में क्या बात है, वाटर इज़ कलेक्टेड, पानी कलेक्ट किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस से पानी जो है वो कलेक्ट किया जाता है, बात सही है। देखते हैं क्या है, वाटर इज़ कलेक्टेड, और दे रखा है एट अ हायर लेवल, एट अ हायर एलिवेशन, ऊंची ऊंचाई तक, है ना, ऊंची ऊंचाई पर, एट अ हायर एलिवेशन, एंड लेट डाउन डैश। अब ध्यान दीजिएगा, लिखा है अमेस्ड, अमेस्ड तो बेसिकली पीपल के लिए लगाते हैं, लोगों के लिए लगाते हैं ना, इकट्ठा होना उसे बोलते हैं। स्टोर्ड देखते हैं, स्टोर्ड सही हो जाएगा। डिपॉजिट समझते हो, डिपॉजिट नहीं होगा। होर्डेड का मतलब होता है जब कोई चीज़, आप कोई किसी वस्तु को जमा कर रख देते हो, जैसे अनाज की होर्डिंग कर देते हैं लोग, है ना, फलों सब्जियों की होर्डिंग लगा देते हैं ना, इस टाइप से एकदम भर भर के ला कर रख लेंगे, अनाज की होर्डिंग लगा देंगे, उसे होर्डेड बोलते हैं। पानी को इकट्ठा करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए इसे स्टोर करना ही बोला जाता है, याद रखिएगा, तो बहुत ही आसान वर्ड है। तो इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, वाटर इज़ कलेक्टेड और स्टोर्ड, वाटर इज़ कलेक्टेड और स्टोर्ड एट अ हायर एलिवेशन एंड लेट डाउन डैश लार्ज पाइप्स। अच्छा, लार्ज पाइप यानी कि किसी के थ्रू नीचे लाया जाता है, टू आर लोअर एलिवेशन, नीचे यानी कि पहले ऊंचे से नीचे लाया जाता है, तो ऊंचे से नीचे लाना आप किसी के थ्रू लाओगे। देखिए आपके अंदर क्लू होना चाहिए, आपके दिमाग में ये बातें चलनी चाहिए कि अब यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड आएगा जिसके किसी चीज़ के थ्रू कोई चीज़ गुजरती होती। तो आगे देखते हैं ऑप्शन, हालांकि आंसर यहाँ पर जो होगा वो थ्रू दे रखा है, देख दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए थ्रू क्या होता है, थ्रू मतलब आप समझ लीजिए, जैसे ये चीज़ हमारा, अब जैसे मैं फिर से बता देता हूँ, ये हमारा थ्रू है, ये इस चीज़, अब इस चीज़ से अंदर कोई चीज़ गई और यहाँ से बाहर निकल आई तो हम बोलते हैं थ्रू, किसी के थ्रू निकलना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मतलब आप कवर होकर किसी चीज़ के अंदर से बाहर निकालते हैं, जैसे पानी को पाइप के थ्रू निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो पाइप के अंदर होकर निकाला जाता है तो थ्रू लगाते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा ना, ऐसे तो थ्रू लगाएंगे यहाँ पर, ऐसे यहाँ से पानी निकल रहा है इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट अ हायर एलिवेशन, ऊंची ऊंचाई पर,
स्टोर किया जाता है, एंड लेड और नीचे लाया जाता है डाउनवर्ड, लेड डाउनवर्ड नीचे लाया जाता है थ्रू लार्ज पाइप्स, है ना, थ्रू लार्ज पाइप्स एट अ लोअर एलिवेशन, नीचे वाले पॉइंट पर। द डिफरेंस इन एलिवेशंस इज, डिफरेंस ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इज यहाँ पर लिखा है। द डिफरेंस इन एलिवेशंस इज डैश एज द हेड, इज डैश एज द हेड, बताइए क्या होगा, देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर ओवर नहीं लगाएंगे, बियॉन्ड नहीं लगाएंगे, अबव नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, 23 में। द डिफरेंस इन एलिवेशंस इज नोन एज, या बिल्कुल बीइंग नोन प्रेजेंट सॉरी कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनाएंगे, जाना जाता है, क्या जाना जाता है, एज द हेड, हेड जाना जाता है, बिल्कुल ये बात सही है। इज नोन एज, है ना, इज नोन एज, बिल्कुल सही है बात, इज नोन एज, है ना, इज नोन एज द हेड, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। टोल्ड नो नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, इज के साथ नो तो कभी आता ही नहीं है, ये बात समझिएगा, क्योंकि इज जो है वो बी की फॉर्म है और नो जो है वो हमारी V1 फॉर्म है, बी के साथ V1 फॉर्म कभी नहीं आएगी, ये बात याद रखिएगा। तो इज नोन हो जाएगा यहाँ पर पैसिव में। एट द एंड ऑफ इट्स पैसेज, पैसेज मतलब यहाँ पर निकास नली है, किसके पैसेज, पाइप के पैसेज की। एट द एंड ऑफ इट्स पैसेज डाउन द पाइप्स, है ना, द फॉलिंग वाटर, जो गिरता हुआ पानी है, ध्यान दीजिएगा, द फॉलिंग वाटर यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज की गई है फॉलिंग, द फॉलिंग वाटर, पानी गिरता हुआ जहाँ पर, द फॉलिंग वाटर क्या करता है, टर्बाइंस टू रोटेट। अब देखिए फॉलिंग वाटर जो है वो टर्बाइंस को क्या करता है, रोटेट करता है, तो किसकी वजह से कुछ रोटेट होना, कुछ कार्य होना, उसे कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। अगर कोई वर्ब किसी चीज़ के होने का कारण बने तो उसे कॉजेटिव वर्ब बोला जाता है, और अभी मैं कॉजेटिव वर्ब पढ़ाऊँगा अपनी क्लास में जल्द ही। तो यहाँ पर किसी एक्शन को किसी वजह से होना उसे बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब, है ना, यानी कि कोई ऐसी वर्ब जिसकी वजह से कुछ हो रहा हो तो उसे कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है। बहुत सी कॉजेटिव वर्ब हैं आपकी, मेक है, हैव है, बहुत सारी हैं, गेट है, तो कॉजेज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फॉलिंग वाटर, जो गिरता हुआ पानी है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ऊंची एलिवेशन से नीचे जो पानी आ रहा है, इसकी वजह से जो पानी यहाँ पर गिर रहा है, तो ये क्या कॉज कर रहा है, ये कॉज कर रहा है कि जो टरबाइन लगी है उसे रोटेट कर दे रहा है, टरबाइन रोटेट हो जाएगी ऐसे ना, पानी गिर रहा है तो ये रोटेट होने लगेगा ऐसे, तभी तो बिजली ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो यहाँ पर टरबाइन को रोटेट करने के लिए कॉज कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रोड्यूसेस नहीं होगा, प्रोड्यूसर्स टरबाइंस थोड़ा ना, टरबाइन को प्रोड्यूस कर रहा है क्या, प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना, कोई चीज़ नई चीज़ पैदा करना, तो प्रोड्यूस टरबाइन को प्रोड्यूस थोड़ा ना कर रहा है, यहाँ पर गलत हो जाएगा ऑप्शन। इफेक्ट्स प्रभाव डाल रहा नहीं, बेगिन से स्टार्ट कर रहा नहीं, कॉजेज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, द फॉलिंग वाटर कॉजेज टरबाइंस टू रोटेट, टरबाइन के रोटेट होने का कारण बन रहा है, यानी कि उसी की वजह से टरबाइन रोटेट कर रही है, तो कॉजेज हो जाएगा। सेकंड नंबर इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। द टरबाइंस इन टर्न, बदले में, इंटर्न मतलब बदले में, द टरबाइंस इंटर्न ड्राइव, ड्राइव ध्यान दीजिएगा, जनरेटर्स, जनरेटर को ड्राइव करती है ना, टरबाइन उसके बदले में किसको ड्राइव करती है, जनरेटर को ड्राइव करती है। अब देखिए लिखा है कन्वर्ट द टरबाइंस मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में बदलने लगती है इस वजह से। तो अब देखिए यहाँ पर 5th नंबर में क्या आंसर हो जाएगा, जनरेटर्स, ध्यान दीजिएगा, विच हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा। ये देखिए ये जो हमारा एंटीसीडेंट दे रखा है नॉन लिविंग है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट के साथ हमारे पास जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो विच आता है, दे नहीं आएगा, दे तो यहाँ पर प्रोनाउन है, वो रिलेटिव प्रोनाउन लगता है पर्सन के लिए, हुज भी रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं बट पजेसिव केस के लिए लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर पजेसिव का कोई केस नहीं है, और ये हु जो है वो पर्सन के लिए लगाते हैं, तो यहाँ पर पर्सन नहीं है, यहाँ पर ये जनरेटर्स है जो कि नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए हम जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं वो विच लगाते हैं, विच भी लगाते हैं, दैट भी लगाते हैं, बट विच सिंपल लगाते हैं, दैट डिफाइनिंग क्लॉज में लगाते हैं, दैट यहाँ पर है भी नहीं, ये बात आसान हो गई आपके लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा। तो बढ़िया है पैसेज, बहुत ही अच्छा पैसेज था। तो जनरेटर्स विच कन्वर्ट द टरबाइंस मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सो विद दिस हमने एक और पेपर सॉल्व कर लिया। अब अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। तो आप अच्छे से पेपर सॉल्व करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अच्छे से एनालिसिस करते रहिए उसका। अगर आप क्या बोलते हैं कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि मॉक टेस्ट को थोड़ा सा साइड करिए और आप प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस करिए। आप क्योंकि आपको जो इस टाइम सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो प्रीवियस ईयर की है, क्योंकि उसी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि कहने मतलब इंग्लिश का नहीं, आप जितना भी कर पाएँ, चाहे वो मैथ का कर लें चाहे वो रीजनिंग का कर लें, और अगर आप जीएस का भी कर लें तो कहीं ना कहीं आपको वो भी फ़ायदा ही देता है, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं वो भी आपको फ़ायदा देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।